हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये मेरा 39वां लेक्चर है। इसके पूर्व में मेरे 38 लेक्चर और हुए हैं। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो जाके मेरे प्रीवियस क्लासेस को देख लें। इकोनॉमिक्स एक्चुअली लिंकिंग का सब्जेक्ट है। बिना पीछे आप देखे आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत व्यवहारिक में जो है पीछे की क्लासेस में बताए हैं, इकोनॉमिक्स के सारे डायमेंशन को खोले हैं। तो आप जाके मेरे स्टार्टिंग के क्लासेस को देखते हुए हमारी इस यात्रा के साथ शामिल हों। और ऐसे लोग जो इकोनॉमिक्स को सीखना चाहते हैं, आगे मेरे साथ वो शेयर मार्केट में सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो भी इकोनॉमिक्स की यात्रा में मेरे साथ आएँ और जो है प्रीवियस के क्लासेस के होते हुए मेरी इस यात्रा में शामिल हों, जिससे उनका जो 2-3 महीने का ये सफ़र होगा उसके बाद वो इकोनॉमिक्स उनसे कुछ भी अछूता नहीं होगा। वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। मैंने बहुत ही सहज भाषा में इकोनॉमिक्स को समझाने का प्रयास किया है। आगे जब मैं उनको शेयर मार्केट की चर्चा करेंगे तो वो अपना बेस्ट गेन कर रहे होंगे और वो इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे कि उन्हें किस तरह से शेयर में निवेश करना है, वो सारी चीज़ें अच्छे से सीख रहे होंगे। तो आज मैं एकदम फ्रेश टॉपिक, जो कि बहुत ही लोगों का पीटी के लिए, स्पेशली प्री एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, मैं बैंकिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बैंकिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे तकरीबन पीटी में 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, जो कि मेरे साथ आप बैंकिंग सीखेंगे तो आपको बहुत ही सहज हो पाएंगे इन क्वेश्चन को करने में। आज मैं बेसिक शुरू करता हूँ, बैंकिंग के बारे में आप लोगों को इंटरेक्ट करता हूँ कि बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया क्यों, बैंक की ज़रूरत क्यों है एक्चुअली में। देखें, मैंने सबसे पहले आपको चर्चा किया था विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का दुष्चक्र। आपको मैं वहीं से शुरू करता हूँ। पूरी इकोनॉमिक्स जो है इसी गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं होती है। सारा जो इकोनॉमिक्स है इसी के पेरीफेरी में, इसी के चारों तरफ जो है घूमता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखें, किसी भी देश की तरक्की के लिए ये जरूरी है कि उस देश में उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ने से क्या होता है, मैं उसको इस सर्किल के तहत जो है आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। देखें, एक चीज़ मैं रखता हूँ सबसे पहले उत्पादन। मैंने बताया कि किसी भी देश को बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उस देश का उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रोथ के, यानी जब ग्रोथ आगे जा रहा है तभी उत्पादन आपका जाएगा। और उत्पादन जब आगे जाएगा, उत्पादन का मतलब, सीधा मतलब ये होता है कि आपके लिए आय का सृजन, यानी जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ज़्यादा आय का सृजन होगा। यानी कि ज़्यादा यदि उत्पादन आप करेंगे तो आपके देश का नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय जो है वो ज़्यादा होगा, नेशनल इनकम जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, नेशनल इनकम जब ज़्यादा होगा तो आपके देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी ज़्यादा होगा। पर कैपिटा इनकम जो है ये भी ज़्यादा होगा। पर कैपिटा यानी कि आप सोचें कि आप लोगों का जब आय ज़्यादा होगा तो आपका जीवन स्तर कैसा होगा, तो आपका जीवन स्तर जो है वो अच्छा होगा। जीवन स्तर अच्छा होगा। जीवन स्तर जब अच्छा होगा तो आप क्या करेंगे, जैसे बहुत पैसा आप कमा रहे होंगे तो आप अपने लाइफ स्टाइल को, यानी अपने जीवन स्तर को ठीक ढंग से मैनेज करेंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको आप बचत करेंगे। ठीक है, तो आपका बचत भी ज़्यादा होगा। जब आपका इनकम ज़्यादा होगा तब आपका बचत भी ज़्यादा होगा। और आपका जो बचत होता है वो जब बैंक में ले जाके जमा करते हैं, देखें बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। जब आप जाके, आपका जो बचत होता है वो जाके आप निवेश करते हैं, बचत करते हैं, बैंक में ले जाके जमा करते हैं, तो बैंक जो है किसी को देता है लोन के रूप में। तो लोन जो लेता है वो उससे कुछ करता है, यानी वो निवेश करता है। निवेश करने से फिर वो, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में निवेश किया तो वहाँ उत्पादन होता है। तो आपका बचत जो है वो किसी के लिए निवेश होता है, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। ठीक है, तो जब बचत बढ़ेगा तो निवेश क्या होगा, निवेश भी बढ़ेगा। जब निवेश ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पूंजी निर्माण की ज़्यादा होगी, पूंजी निर्माण की दर ज़्यादा होगी। पूंजी निर्माण की दर जो है ज़्यादा होगी। पूंजी निर्माण की दर जब ज़्यादा होगी
पूंजी निर्माण की दर से तात्पर्य सीधा हमारा जो है आधारभूत संरचना से है। मतलब ऐसी चीज़ों का निर्माण करना जिससे उत्पादन करने की क्षमता बढ़े। पूंजी निर्माण के बढ़ाने की जो वो है, उससे सीधा संबंध यही है कि आधारभूत संरचना पे निवेश करना, यानी कि ऐसी चीज़ों पे निवेश करना जिससे आपकी उत्पादन क्षमता बढ़े। और वो क्षमता किसके पास है? आधारभूत संरचना के पास। देखें, पूंजी निर्माण की दर जब बढ़ेगी तब आपकी उत्पादन करने की जो है क्षमता बढ़ेगी। उत्पादन की क्षमता जो है, क्षमता बढ़ेगी। उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। ठीक, यानी आप इस सर्किल में आप आ गए कि उत्पादन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जीवन स्तर अच्छा होगा, बचत अच्छा होगा, निवेश अच्छा होगा, पूंजी निर्माण की दर अच्छी होगी, उत्पादन की क्षमता अच्छी होगी, तब उत्पादन बढ़ेगा, तब देश बढ़ेगा। अब देखें, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट जो आता है, यानी कि इसका सीधा उद्देश्य ये है कि आपकी पूंजी का सदुपयोग हो, और किधर हो? वो निवेश हो, उससे उत्पादन बढ़े, जिससे देश आगे बढ़े। तो ये जरूरी है कि आपकी पूंजी का उपयोग हो सके, इसलिए बैंक की ज़रूरत पड़ती है। मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। देखें, हम लोगों ने जान लिया कि अब उत्पादन बढ़ेगा तभी जो है हमारा देश आगे बढ़ेगा। उत्पादन से ही हम लोगों के लिए आय का सृजन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस सर्किल में जब आते हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम पहले उत्पादन बढ़ाएं, कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको आधारभूत संरचना का वो करना पड़ेगा। आधारभूत संरचना शुरू करने के पहले निवेश करना पड़ेगा। निवेश के लिए ये ज़रूरी है कि हम बचत करें। बचत करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जीवन स्तर अच्छा हो। जीवन स्तर अच्छा होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पर कैपिटा इनकम बढ़े। तो हम शुरू कहाँ से करें? ये जो सर्किल मैंने आपको बताया है, आप उस पर जाके देखें कि वो शुरू हम कहाँ से करें। यानी कि हमको ये पॉइंट नहीं मिलता है कि शुरू कहाँ से मिले। तो ये सर्वमान मान्यता है ये जो है कि सबसे पहले आप शुरू करिए कि आप निवेश करिए। निवेश में इसमें किस में करिए? आधारभूत संरचना में। ठीक है, निवेश आपको करना पड़ेगा। देखें, सबसे पहली ज़रूरत जो आपको देश को बढ़ाने के लिए है तो वो हो गई निवेश की। अब निवेश आप करेंगे तब आपकी आधारभूत संरचना अच्छी होगी। आधारभूत संरचना अच्छी होगी तो आपके उत्पादन करने की क्षमता अच्छी होगी। उत्पादन करने की क्षमता अच्छी होगी तो आपका उत्पादन अच्छा होगा, तब आपका देश ग्रोथ करेगा। तब आपके लिए जितनी चीज़ें आप सोचते हैं कि आपका जीवन स्तर अच्छा हो, आपके रहने खाने पीने, आपका मेडिकल फैसिलिटी, आपकी जो फैसिलिटी की बात चर्चा करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके निवेश से शुरू होता है। निवेश के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पूंजी हो। पूंजी के लिए आप देखें, अब बैंकिंग कहाँ से आता है, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट जो शुरू होता है वो कैसे होता है। देखें, हमारे लिए निवेश करने के लिए हमें पूंजी की ज़रूरत होती। तो पूंजी, दो पूंजियाँ होती हैं। एक होता है घरेलू पूंजी और दूसरा होता है विदेशी पूंजी। विदेशी पूंजी, तो आप ये देख रहे होंगे कि विदेशी पूंजी को अगर हम लेते हैं तो उसके एवरेज में हमको लोन चुकाना होगा। यानी विदेशियों से जो है हमारा जो नाता रहा है वो कितना अच्छा रहा है, वो उसको आप समझते हैं कि उन्होंने हमारा कितना शोषण किया है। तो विदेशी पूंजी की तरफ जाने का मतलब है फिर से उन्हीं को आमंत्रण देना। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है हम किधर आएँ? घरेलू पूंजी की तरफ। तो घरेलू पूंजी, जैसे आप सोचें कि जब बैंकिंग ना हो, तो बैंकिंग अगर सिस्टम ना हो तो आप सोचें कि पूंजी किस तरह से बिखरी हुई होगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए कि 5,000 रुपया है, तो 5,000 रुपया मेरे पास बचा है खाने पीने से, तो 5,000 रुपया कहाँ मैं रखूँगा? जब बैंक नहीं होगा तो हम किसी बॉक्स में डाल के कहीं पे रख देंगे, या लोग गाड़ देते हैं, मतलब वो रखते हैं कहीं पे अपने घर के अंदर। तो ऐसे सभी व्यक्तियों ने अपने घर के भीतर यदि रख रखा हो तो उसको जो है देश के लिए कहीं निवेश किया जा सकता है उस पूंजी को लेके? तो नहीं किया जा सकता। आप कितने लोगों से जाके इंडिविजुअल आप मांगेंगे और फिर क्या गारंटी है कि वो आपको देंगे भी? क्योंकि
ये पैसे का मामला है। पैसे के मामले में आदमी आपके ऊपर तभी विश्वास करेगा जब कोई आपके पास एक मजबूत सिस्टम हो। तो आपका जो टोटल पैसा जो बिखरा हुआ है उसको इकट्ठा करके ही जो है कहीं पे यूज किया जा सकता है। जैसे कहते हैं एकता में बल होता है। यदि हमारे पास 5,000 रुपया और सबके पास ऐसे ऐसे बिखरा है 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार अपनी क्षमता के अनुसार जिसके पास जो बिखरा है, तो क्या उस 5,000 से हम कोई फैक्ट्री डाल सकते हैं? तो हम नहीं डाल सकते हैं। लेकिन यदि सब मिलके एक साथ हाथ मिला लें तो जो है एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का वो कर सकते हैं। जैसे हमारी जनसंख्या मान लीजिए 135 करोड़ है। अगर यदि एक आदमी के 1 रुपए का क्या महत्व है। जैसे एक आदमी इंडिविजुअल 1 रुपया अगर लेके कहीं मार्केट में जाए तो उसको एक टॉफ़ी मिलेगी, ठीक है, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं। लेकिन यदि जो है 135 करोड़ व्यक्ति सभी लोग हाथ मिला के सब लोग 1-1 रुपया दें तो 135 करोड़ होगा, जो कि आज भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये इसमें कहने का मतलब ये है कि हम जो बिखरी हुई पूंजी, घरेलू पूंजी है, उसको एकत्र करके और एक सिस्टम बना के हम उस पूंजी का उपयोग करके निवेश कर सकते हैं। तो निवेश के बाद हम अपने देश में आधारभूत संरचना का विकास करेंगे। आधारभूत संरचना के पास ये क्षमता होती है कि आपके उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाएगा, और उत्पादन करने की जब क्षमता बढ़ेगी आपकी, तब आप जो है ग्रोथ करेंगे और आपकी जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान जो है ग्रोथ के पास होता है, ठीक है। यानी आपके लिए अतिरिक्त आय का सृजन होगा। अतिरिक्त आय का सृजन होगा तो आपके पास जो आपकी ज़रूरत है, जो हमारी समस्याएं हैं, उसका सलूशन हमको वहाँ से मिलेगा। अब देखें, घरेलू पूंजी के इकट्ठा करने के लिए ही आता है बैंकिंग। बैंकिंग का कॉन्सेप्ट जो आता है वो हमारी पूंजी को इकट्ठा करके एक सिस्टम में लाता है और फिर उसका हम उपयोग करके अपने देश के हित में उसका निवेश करके जो है हम उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ से बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब बैंकिंग की तरफ हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ। देखें, अब हम बैंकिंग के थोड़े से इतिहास को समझते हैं। अपने देश में क्या हमारा बैंकिंग का इतिहास रहा है। देखें, हम जो है विदेशियों के यानी ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं। तो ब्रिटिश जो है बड़े विजनरी होते हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, और वो जब तक देश के भीतर हैं तब तक आपका शोषण तो करते ही हैं। जब देश के बाहर जाते हैं तब भी वो अपने शोषण के तरीक़ों को बदल के, यानी आपको ऐसे जाल में फंसा के जाते हैं कि आपको उनके जाने के बाद फिर से उन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। देखें, होता क्या है, क्या ये जो ब्रिटिश थे, इनको नहीं पता था कि बैंकिंग का कितना महत्व है। उनको बैंकिंग का भी महत्व पता था और उन्हें कंपनी का भी महत्व पता था। कंपनी और बैंकिंग उनको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आती थी, लेकिन वो जहाँ पे उपनिवेश बनाते थे तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ विकसित नहीं होने देते थे, ना ही बैंक और ना ही जो है कंपनी। इसको वो अपने लिए थोड़ा बड़ा यूज करते थे, लेकिन इसको बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं इसकी फंक्शनिंग को आने देते थे, इसके सिस्टम को बहुत मजबूत नहीं करते थे। इससे होता ये है कि जब तक वो देश के अंदर हैं तब तक तो आपको गुलाम करके आपका शोषण कर ही रहे हैं। जब वो देश के बाहर जाएंगे तब आपके पास देश को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, और आपके पास जो पूंजी है देश भर में पूरी बिखरी हुई पूंजी है। तो आप उस पूंजी को इतनी जल्दी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ यदि मजबूत बैंकिंग सिस्टम होता तो आपकी पूंजी सब बैंक में होती और बैंक को आप निकाल के उससे आप अपने देश को ग्रो कर सकते थे। लेकिन ये बैंकिंग को आपके देश में जब पनपने नहीं देते हैं सही ढंग से, तो होता यह है कि आपको पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपके देश को ये छोड़ के आपके हालात पे जाएंगे तो आपको ये ज़रूरत होगी पूंजी की। तो पूंजी आप जो है कहीं से आपके घर में मिल नहीं पाएगी, क्योंकि आपके यहाँ बैंकिंग कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है। तो आप फिर कहाँ जाएंगे? पूंजी इकट्ठा करने के लिए फिर इन्हीं के पास जाएंगे। तो ये आपको आपकी ही पूंजी फिर वापस देंगे। आपकी पूंजी जब वापस देंगे तो उस पर एक इंटरेस्ट लेंगे। तो यानी जब तक आपके देश में थे तब तक इन्होंने शोषण किया। देश के बाहर जाने के बाद फिर से आपके ऊपर जो है इन्होंने शोषण का दूसरा तरीका इन्होंने अपना लिया। जैसे बैंक जो आया, तो बैंक को हमने बैंकिंग रेगुलेशन
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत 49 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया। यानी कि जैसे कोई भी अगर हम संस्था बनाते हैं तो उसका एक कानून के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यानी कि जब बैंकिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत होता है। अब एक नया न्यू बैंकिंग कोड आ गया है 2013, न्यू बैंकिंग कोड, न्यू बैंकिंग कोड, न्यू बैंकिंग कोड 2013। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप इतना जान लें कि ये 2013 में जो है, अब जो 2013 के बाद जो बैंकों का रजिस्ट्रेशन होगा वो 2013 के बैंकिंग न्यू बैंकिंग कोड के तहत होगा, और उसके पहले वाली जितनी बैंकें हैं उनका रजिस्ट्रेशन इस अधिनियम के तहत होता था। तो हम जो है 1955 में अपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किए। उसमें सबसे पहला था SBI, इंपीरियल बैंक का हमने SBI में राष्ट्रीयकरण किया। अब हमारे बैंकों की जो स्थिति थी वो चूंकि RBI के अधीन रहकर सारा कार्य करना पड़ता था, छोटे छोटे डिसीजन भी RBI लेती थी, जिस कारण जो है हमारे जितने भी बैंक थे, धीरे धीरे कई बैंकें हो चुकी थी, वो सारी बैंकें लगातार नुकसान में ही रह रही थी। तो बाद में नरसिम्हा राव साहब की समिति ने जो है इस बात पे सिफारिश दिया कि जो है आप कम से कम स्वायत्तता इनको ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, RBI का जो इंटरफेयर है वो बहुत कम होने चाहिए, जिससे ये हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे, यानी बैंकिंग को स्वायत्तता दीजिए। तो 1998 में ये लागू किया गया कि अब ज़्यादातर सारी चीज़ों पे जो है स्वायत्तता इन बैंकों की होगी। ठीक है, तो इन बैंकों ने जब स्वायत्तता पाई, अपने स्तर से सारा काम करना शुरू किया, तो ये 2 से 3 वर्षों में इतना अच्छा परफॉर्म करने लगे कि 2001-2002 में ये पूरी तरह से लाभ में आ गए, जो कि पहले हमेशा से नुकसान में रहते थे। नुकसान में रहने से क्या होगा कि ये आपको लोन देने की इनकी क्षमता नहीं होगी, या आपको लोन नहीं दे पाएंगे, और लोन नहीं देंगे तो आप निवेश नहीं कर पाएंगे, निवेश नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी आपके देश में अतिरिक्त आय का सृजन नहीं होगा। तो हमें दूसरे तरीके पे जाना पड़ता था, दूसरे देशों से लोन लेना, क्योंकि हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था। उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका जो है RBI निभाता था, क्योंकि छोटे छोटे कार्यों में भी RBI का इंटरफेयर होता था। यदि आपको देश को आगे बढ़ाना है तो ये ज़रूरी है कि आपके देश का बैंकिंग सिस्टम बहुत प्रॉपर तरीके से काम करे। जैसे आपने देखा कि 2002 के बाद जो है बैंकिंग सिस्टम ने इतना लाभ कमाना शुरू किया। लाभ जब तक बैंक नहीं कमाएगा तब तक उसके पास आपको लोन देने के लिए नहीं होगा, और उसके पास आपके लिए रिस्क लेने की क्षमता नहीं होगी, और रिस्क जब तक उसके पास प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो रिस्क नहीं लेगा। तो पहले आप 1998 के पहले देखेंगे तो बैंकों से लोन लेना बहुत कठिन था, लेकिन जब प्रॉफिट में 2002-2003 में आ गए तब उसके बाद लोन लेना बहुत आसान हो गया। अब तो और भी आसान हो चला है। ठीक है, हम अभी आपसे सिर्फ बैंकिंग का एक बेसिक बनाते चल रहे हैं, आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद में बैंकिंग का बहुत डिटेल में सारी चीज़ों पे, सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आइए अब समझते हैं कि किसी बैंक को बैंक कब कहेंगे। जैसे बैंक का मुख्य कार्य क्या है जिससे आप ये पहचाने कि वो बैंक है कि नहीं। जैसे NBFC भी है, वो भी आपको लोन देता है तो आप उसको भी बैंक समझ सकते हैं। जैसे पेमेंट बैंकिंग है, उसको भी आप बैंक समझ सकते हैं। जैसे पेटीएम हो गया, आप इसको भी बैंक समझ सकते हैं। लेकिन हम ये चर्चा करते हैं आपसे कि बैंक है क्या, बैंक को आप कैसे पहचाने कि ये बैंक है। देखें, बैंक के जो है 2 कार्य होते हैं। एक जो है प्राथमिक कार्य, और दूसरा जो है द्वितीयक या सेकेंडरी कार्य, द्वितीयक कार्य। ठीक है, जो पहला कार्य होता है प्राथमिक कार्य, वो किसी बैंक के लिए ये जरूरी है। बैंक जो है यदि है वो बैंक है तो जिसका रजिस्ट्रेशन जो है बैंकिंग अधिनियम 1949 या बैंकिंग
न्यू बैंकिंग कोड 2013 के तहत हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो है प्राथमिक कार्य मस्ट है उसके लिए करना, द्वितीयक कार्य जो है महत्वपूर्ण उसके लिए नहीं है। यदि कोई बैंकिंग के तहत जो है रजिस्टर्ड है तो उसे पहला यानी प्राथमिक कार्य परफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। प्राथमिक कार्य में क्या आता है, जो आता है वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है कि वो जो आप जमा करने जाते हैं, पैसे को जमा करने जाते हैं, तो वो उसके पास जो है जमा करने की क्षमता हो, यानी कि पैसे को वो जमा करे अपने पास। ठीक है, जैसे आपने पैसा जमा करने के लिए गए बैंक में, तो वो एक्सेप्ट करे उस पैसे को, यानी जमा करने की जो है उसकी होनी चाहिए। पहला फंक्शन जो है वो जमा करे। और दूसरा जो है लेंडिंग मनी, लेंडिंग मनी यानी लोन देने की क्षमता, इसको लोन देना। ठीक है, लोन देने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि जैसे बैंक के पास पहला जो मुख्य कार्य है वो एक्सेप्टेंस ऑफ मनी, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यानी कि वो जो है एक्सेप्ट डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे, यानी पैसे को जो है अपने पास जमा करे। और दूसरा जो है लोन देने की क्षमता होनी चाहिए, वो लोन दे। दो मुख्य कार्य यही हैं बैंक के, यानी जमा करे और लोन दे। यदि ये दोनों कार्य नहीं कर रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हम बैंक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कार्य जरूरी हैं बैंक होने के लिए। और सेकेंडरी वर्क में आता है, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे कार्य करती है बैंक। आपके लिए एटीएम जारी करती है, एटीएम आपके लिए जो है डेबिट कार्ड देती है। ठीक है, डेबिट कार्ड आपके लिए जो है क्रेडिट कार्ड देती है, आपको जो है एसएमएस की सुविधाएं देती है, आपको जो है नेट बैंकिंग देती है, आपको बहुत सारी ऐसी तरह की जो है सुविधाएं देती है जो बैंक आपको वो म्यूचुअल फंड में देती है। बहुत शेयर मार्केट में आपको शेयर में जो कि निवेश करने के लिए एज ए ब्रोकर यूज करती है अपने आप को। तो ये सारी जो चीज़ें बैंक आपको सुविधाएं देती है, ये द्वितीयक कार्य में है, ये बैंक का मुख्य कार्य नहीं है। बैंक का जो मुख्य कार्य है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी, ये दोनों चीज जब बैंक दे रही है तो उसको बैंक कहेंगे। द्वितीयक कार्य इसके एक्स्ट्रा जो है वर्क हैं, ये कंपलसरी बैंक के लिए नहीं है, लेकिन अब बैंकें बहुत सारे सेकेंडरी वर्क को करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और एक चीज़ आप जान लें कि बैंक का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना, और बैंक जब तक लाभ नहीं कमाएगी तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकता है। जैसे आप सोचें कि अभी हम कह दें कि बैंक नुकसान में चले, तो बैंक में नुकसान में चलेगा तो होगा क्या, तो आपको वो लोन देने के लिए सक्षम नहीं होगी। जब नुकसान में है तो आपको लोन देने में सक्षम नहीं होगी, और यदि आपको लोन नहीं मिलेगा तो आप निवेश नहीं करेंगे। निवेश नहीं करेंगे कहाँ पे, आधारभूत संरचना में, तो आपके देश का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और आपके देश का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो आपका देश ग्रोथ नहीं करेगा, और ग्रोथ नहीं करेगा तो आपके लिए अतिरिक्त आय का सृजन नहीं होगा, जिससे आपके लिए बहुत बुरी स्थिति होगी। तो ये जरूरी है कि बैंक हमारे प्रॉफिट में आए। बैंक प्रॉफिट में आने के लिए ऐसे भी बहुत सारे काम करते हैं, और जिसमें ये दो मुख्य कार्य हैं बैंक के, इसके बिना किए उसको हम बैंक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे भी बहुत सारे काम हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। देखिए, अभी बैंकिंग अभी शुरू नहीं किया, आपको अब बेसिक चीज़ें बताता हूँ। अब दूसरा आपने सुना होगा NBFC, NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसको कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। एक बार लिख देते हैं इसको, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। देखिए, इसकी जो स्थापना, इसकी जो लीगली जो है इसकी स्थापना होती है वो कंपनी अधिनियम के तहत होती है। ये वित्तीय संस्थान है, लेकिन इसकी स्थापना जो है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, 1956, या जो नया लॉ है कंपनी लॉ,
वो 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। ये वित्तीय संस्थान है, इसको जो मैनेज करती है वो आरबीआई ही मैनेज करती है, लेकिन इसकी जो स्थापना होती है, लीगली इसको रूप दिया जाता है, वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दिया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है, ये जमा को एक्सेप्ट नहीं करती है। देखें, इसका जो मुख्य कार्य है, ये जमा को एक्सेप्ट नहीं करती है, जमा स्वीकार नहीं करती है। अब आप समझें कि ये करता क्या है। आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस कंपनी, या फिर आपने देखा होगा मुथूट कंपनी। ये जो मुथूट फाइनेंस, ये सारी जो कंपनियां हैं, ये करती क्या है, ये आपको लोन देती हैं, लेंडिंग ऑफ मनी, यानी आपको ये लोन देने का कार्य करती हैं, लेकिन आपके लिए जमा स्वीकार नहीं करती हैं। और इनका जो अपनी भारतीय बाजार है, उन पे ये एनबीएफसी का तकरीबन 25 से 26% इनका शेयर है, यानी 26% ये जो है एनबीएफसी इस पे काम करते हैं लोन देने पर। इनका मुख्य कार्य जो है सिर्फ लोन देना है, ये जो है जमा को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस, आपको लोन लेना है तो आप जाके लोन ले सकते हैं। मुथूट हो गया, ये सारी ऐसे जो कंपनियां हैं, आपको लोन तो देती हैं, लेकिन जो है ये जमा स्वीकार नहीं करती हैं, इसलिए इनको जो है बैंक नहीं कह सकते, इसीलिए इनको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, इनका जो मुख्य कार्य है वो लोन को देना है, और ये तकरीबन इनकी जो मार्केट वो है वो 25 से 26% ये जो है कवर करते हैं। आपने मुथूट का नाम सुना होगा, मुथूट फाइनेंस, वो बहुत पॉपुलर भी हुआ था। ठीक है, वो एक्चुअली क्या करता था कि गोल्ड लोन देता था। जैसे वो केवल इनका जो काम है वो सिर्फ लोन देना है, ये जमा को एक्सेप्ट यानी जमा स्वीकार नहीं करते हैं। तो मुथूट जो है वो क्या किया, गोल्ड लोन उसका बड़ा पॉपुलर हुआ था। वो क्या करती थी कि वो जो है तकरीबन कहती थी 5 मिनट में आप गोल्ड लेके आइए, वो अपनी गोल्ड की वैल्यू का 90% आप जो है तुरंत लोन लेके जाइए। 90% आप लोन लेके जाइए। जब आप 90% लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको 5-7 मिनट लगता था। 10% ये जो है मार्जिन मनी रखता था, 10% मार्जिन मनी रखता था। तो ये बड़ा पॉपुलर हुआ था, और हुआ इसलिए कि जैसे साधारण आदमी यहाँ पे नहीं जाते थे। यहाँ पे चेन स्नैचिंग कोई किया, चेन स्नैचिंग करके वो चला गया मार्केट में, और वो किसी सुनार के पास जाके बेचने से उसको डर रहता था कि जो सुनार जो होता है वो सब पहचानता है कि वो कैसा, उसके सारी चीज़ों को समझता है। लेकिन जब मुथूट है वो जो है वो उसने जो उसकी पॉलिसी के हिसाब से उसका सिर्फ उद्देश्य प्रॉफिट कमाना था। तो वहाँ पे जो चेन स्नेचर थे वो जाके सिंपली देते थे और अपनी सारी फर्जी चीज़ें वहाँ पे बताते थे, और गोल्ड का 90% लेके चले आते थे। बाद में जब इसका इंस्टॉलमेंट ड्यू होने लगा, तो चूंकि अब वो जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होने लगता है तो मुथूट को जो है आरबीआई में संदेश देना होता है कि मैं इसकी अब जब्ती कर सकता हूँ, नीलामी कर सकता हूँ। उसके लिए आरबीआई से परमिशन लेना होता है। तो आरबीआई को जब ये सारी चीज़ें पता चली कि इसका ये जो सही तरीके से ये सारे बिजनेस नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसमें कोई दूसरे लोग हैं जो आके लोन ले रहे हैं, तब उन्होंने क्या किया, इसकी जो सीमा थी उसको 60% कर दिया, यानी मार्जिन मनी को जो है 40% रख दिया। अब जो है लोन लेने के लिए, यदि आप गोल्ड लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपका मार्जिन मनी जो है 40% है, यानी आप 60% ही गोल्ड पे लोन पा सकते हैं। अभी उसको बढ़ाने की चर्चा चल रही है, लेकिन और उसमें भी एक कंडीशन है कि 50,000 तक आपको जो है बिल नहीं देना पड़ेगा कि आप उसके ऑनर हैं उस गोल्ड के, ये आप नहीं प्रूफ करेंगे। लेकिन 50,000 से ज़्यादा यदि आपके गोल्ड की कीमत है तो आपको ऑनरशिप जो है बिल भी देना पड़ेगा, ये आप उसके मालिक हैं, इसको आपको दर्शाना भी पड़ेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अपने यहाँ। पहले मुथूट जो है जब ऐसे कर रही थी तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन का बिजनेस था, तो जिसका कारण आरबीआई ने उस पर हस्तक्षेप किया और इसको रोका। तो मैं ये समझा रहा था कि एनबीएफसी जो है, जो मेनली उसका काम है वो
वो जो है जमा को स्वीकार नहीं करता है, वो सिर्फ लोन देने का कार्य करता है। एक और वित्तीय संस्थान की हम आपसे चर्चा करते हैं, एक है पेमेंट बैंकिंग। पेमेंट बैंकिंग देखें, ये भी एक वित्तीय संस्थान है। इसमें होता यह है कि बिल्कुल ये एनबीएफसी का उल्टा है। एनबीएफसी जैसे जमा को स्वीकार नहीं करता था, लोन देता था, तो ये लोन नहीं देते हैं, ये जमा को स्वीकार करते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है वो ये जमा को स्वीकार करते हैं, जमा को स्वीकार करते हैं। अब आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, जैसे फ़ोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, भीम ऐप हुआ, ये सारे जो हैं, पेटीएम हुआ, ये सारे जो हैं ये पेमेंट बैंकिंग के एग्जाम्पल हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ाना, जिससे कैशलेस की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है। मैंने बेसिक चीज़ें आपसे चर्चा की हैं। अब धीरे धीरे मैं बैंकिंग के तरफ चलता चला जाऊंगा और मैं बहुत डीप में बैंकिंग के बारे में चर्चा करूंगा। मुझे लगता है कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपसे चर्चा की हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को ख़त्म करूंगा तो आप बैंकिंग में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। एक साथ में जब आपके साथ डीप में जाऊंगा बैंकिंग को लेके तो आप सहज नहीं होंगे। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको जो है, आज मैंने बेसिक चर्चा कर दिया, अब मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलूँगा। ठीक है, यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें लोगों के पास, और स्टूडेंट के पास मेरे, उनके पास शेयर करें। और आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है या आपको कोई और सुझाव है मेरे लिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं कोई भी वीडियोज़ आपको डालूंगा तो आपको मिलता रहे। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सब्सक्राइब कर लें, उससे हमें लाइव क्लासेस के ऑप्शन खुलेंगे, थोड़ा सा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो चूँकि मैं अभी बिल्कुल नया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो जब मेरे सब्सक्राइबर के होने से लाइव क्लासेस के ऑप्शन खुलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से कंटेंट लाता रहूँगा और आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। आप एग्ज़ाम को लेके बहुत ही आप लाभ में रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए और लोगों के पास शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।